प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड मनस्वी कक्षा 7 का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 5 यानी सोना का पठन पाठन करते हैं। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ का नाम आपको अचंभित करता होगा। अचंभित मतलब हैरान करता होगा। आप सोना उस वस्तु को समझ रहे होंगे जिससे स्त्रियों के आभूषण बनते हैं। आभूषण यानी गहने। यहाँ यह सोना ना लकड़ी है और ना ही मछली। यह आप जानते हैं कि पशु पक्षी मूक जीव होते हैं क्योंकि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती, मगर एक बात उनमें अवश्य होती है कि स्नेह का भाव वे जीव शीघ्र समझ जाते हैं। कि पशु पक्षियों की भाषा हमें समझ नहीं आती, ना उन्हें हमारी भाषा आती है, लेकिन प्रेम की भावना उन्हें भी समझ आती है। ये मूक प्राणी हमें भी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार की एक सदस्य सोना आपके लिए पाठ में स्वयं आई है। आइए इस नए सदस्य से मिलते हैं। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। शैशवावस्था मतलब बचपन को भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। लघु यानी छोटा शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। तो उसका छोटा सा मुंह था और उसकी आंखें सुंदर सी थी। देखते तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुत गति की बिजली की लहर दौड़ने वाली आंखों में कौंध जाती थी। तो उसकी टांगे कैसी थी? पतली पतली सी थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवणी रूप सी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्ण आदि नाम उसका परिचय बन गया। तो चंपक वर्णा मतलब जो बहुत तेज गति से चलती है। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। तो यहाँ पर सोना किसका नाम है बच्चों? ये एक हिरण के बच्चे का नाम है। हिरण शावक। हिरण शावक मतलब हिरण का बच्चा। तो इसकी ही व्यथा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने आरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। तो क्या था बच्चों? इसे मानव उठा के ले आए थे, इसे इसके घर वालों से अलग कर दिया था, इसके माँ बाप से इसको अलग कर दिया था और इसे एक पालतू जीव की तरह अपने घर ले आए थे। प्रशांत वनस्थली में जब आलस भाव से रोम मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां संप्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। तो क्या था बच्चों कि ये जितने भी हिरण होते हैं बच्चों, ये समूह में रहते हैं और जब कोई शिकारी आता है तो ये सब भागने लगे, लेकिन उसकी मां भाग नहीं पाई थी। सजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, तो जो अभी अभी पैदा हुआ था बच्चा वो भाग नहीं सकता था। अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओर से सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए। तो मां ने बच्चे को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि बच्चा नवजात था, तो मां को पता था ये बच्चा इतनी जल्दी भाग नहीं पाएगा, इसलिए मां उसे छोड़ के ना जा पाई और उसे उसी चक्कर में उनके प्राण निकल गए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रिय के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। तो क्या था कि हो सकता है दया आई हो उनको कि उन्होंने देखा कि माँ तो मर गई है, तो बच्चे को उन्होंने उठा लिया। उसमें से किसी के परिवार की संगृहिणी और बच्चों ने उसे दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। तो उसको दूध पिलाया गया। सुस्मिता वासु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मृमृष अवस्था में मेरे पास ले आई। तो वहां से इस शावक को लेखिका के पास लाया गया। शावक अवांछित तो था ही, उसे बचने की आशा भी धूमिल थी। मतलब अवांछित मतलब अनचाहा, कोई उसको चाहता नहीं था और उसको बचाने में भी, क्योंकि वो बहुत ही कैसा था, दुबला पतला सा था, उसको बचाना मुश्किल था। परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसको सोना कहने लगे। तो लेखिका ने उसे सोचा कि मैं इसे ही पालूंगी। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया। तो उन्होंने उसकी सेवा करनी शुरू करी। उसने रात में मेरे पलंग के पास से सट कर बैठना सीख लिया था, पर वहां गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास में पड़ सकी। तो क्या था कि वो छोटा सा बच्चा था, तो उसको जिससे प्रेम मिला उसी के पास वो जाकर बैठने लगा। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वहां बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था।
विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के बीच पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ ही दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथी बन गई जिसके बिना उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता था। तो सब लोग सोना से प्यार करने लगे थे। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके पीछे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्र उसके माथे पर कुमकुम का सा बड़ा सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बताशे खिला देती। तो छात्रावास का जो जितना भी काम था, रोजमर्रा का काम था, वो हर कोई अपने हिसाब से करता था, लेकिन जब सोना पहुंच जाती तो सब उसको प्यार से पुचकारते थे। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। तो उसको क्या खाना पसंद था? बिस्कुट। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्ययन समाप्त होने पर वह घास के मैदानों में कहीं डूब चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, वह यह समझने का उपाय ही नहीं था। तो उसे हमेशा पता चल जाता था कि लेखिका के ये भोजन का समय है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती। तब तक मुझसे सट कर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राय था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना प्रारंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। तो उसे छोटे बच्चों के साथ खेलना बहुत प्रिय था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। तो उसे बच्चों के साथ खेलना अत्यधिक प्रिय था। वहां सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वाले को भय होता कि मेरे सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार से कोड़ती रखती कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की संभावना ही नहीं रहती थी। तो वो है लेखिका को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और लेखिका को चोट पहुंचाने की वो सोच भी नहीं सकती। भीतर आने पर वह मेरे पैरों में से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर साड़ी का छोर मुंह से भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर मैं बड़ी गोल और चकित आंखों से अनिवार्य जिज्ञासा भरकर एक टक देखने लगती कि हंसी आ जाती। तो वो लेखिका को स्नेह करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और जब वो उसको डांटती थी तो ऐसा मुंह बना लेती थी कि वो बहुत खुश हो जाती थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरे किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। तो लेखिका चाहे ना चाहे उसे जो अच्छा लगता था वो वही करती थी। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभ्य या दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं समझता। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि हिरण और कुत्ते में क्या फर्क है। कुत्ता जो है मालिक की भाषा को समझता है, लेकिन हिरण नहीं। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों से और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, उसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली, गोधुली, कुत्ते हेमंत, बसंत और फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। रुष्ट हुए मतलब क्या हुए? गुस्सा हुए, नाराज हुए। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सच्चे स्थापित कर लिया, मतलब वह सबकी प्यारी बन गई। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तो वह अचानक चौकड़ी भर कर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। तो सबके सब आपस में मित्र बन गए थे और एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे।
इस बीच फ्लोरा ने एक अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संचरण में व्यस्त हो गई। तो उनके पास जो एक कुत्ता था जिसका नाम फ्लोरा है, उसने एक अंधेरी कोठरी में बच्चों को जन्म दिया था और वो अपने बच्चों की देखभाल में लग गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। तो उसको पता ही नहीं था ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये इनके साथ कैसे रहना है। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है। सोना भक्तितन की कोठरी से निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत, बसंत और गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी, क्योंकि उसे पता था, फ्लोरा को पता था कि सोना जो है उसके बच्चों का बहुत ध्यान रखेगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े हो जाने और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। वो बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रहती। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रखने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तितन, अनुरूप आदि तो सब जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा के साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना ने ना मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रवर्तन था। उसी से निराश, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तो बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। यानी कि उनके सारे जितने भी जीव, उन्होंने पालतू जीव अपने घर में रखे थे, सब अपनी मालकिन से मिलने आ गए। गोधुली मेरे कंधे पर आ बैठी। गोधुली कौन है बच्चों? बिल्ली। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनिया से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। सोना नहीं आई थी। क्यों? वे अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझसे कुछ दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु मालू की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर खोजती हुई वे प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुमूल्य था। तो यानी कि ऐसे लोग जो उसको पाल सके वो तो कम थे, लेकिन उसको मार के उसका मांस खाने वाले बहुत थे। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया कि कोई उसको ले ना जाए, उसे मार ना दे, इसलिए उसको एक रस्सी से बांध देते थे। एक दिन ना जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। तो क्या हुआ? सोना जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। सब सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। तो सोना बंधन नहीं चाहती थी, वह बनना नहीं चाहती थी, इसी कारण उसने छलांग लगाई और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर मैंने निश्चय किया अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है। तो ये इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। आइए बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। शैशवावस्था, शिशु की उम्र। लच्छे, घुंघराले, गुच्छे। मुरमुश, मरणासन। लघु, छोटे, अवांछित, अनचाहा। प्रसुप्त, सोई हुई, धूमिल, धुंधली। कौंध यानी चमक। स्निग्ध मतलब चिकना। चपक वर्णा, सुनहरे रंग वाली। रूपसी, सुंदरी। सकुलता, संघर्ष। कुमकुम यानी सिंदूर। शावक का अर्थ होता है पशु, शिशु। निष्ठुर, क्रूर। आरण्य, वन। आरण्य बोलते हैं बच्चों वन को, जंगल को।
उपरांत बाद में। अनिर्वचनीय अकथनीय, प्रशांत शांत किया हुआ। जिज्ञासा जानने की इच्छा, अभिव्यक्ति भाव प्रकट करना। तन्मय तल्लीन, आहट का मतलब होता है आवाज। चौकड़ी का अर्थ होता है चारों पैर उठाकर छलांग लगाना। संग अभी, प्रसूता जन्म देने वाली। स्तब्धता चुप्पी, प्रभावित बहा हुआ। निर्जन जहां लोग ना हो। आइए बच्चों अभ्यास कार्य देखते हैं। सोना किसका नाम है? सोना एक हिरण शावक का नाम है। सोना का पालन पोषण किसने किया? स्वयं लेखिका ने किया। लेखिका कहाँ की यात्रा पर चली गई थी? वे बद्रीनाथ की यात्रा पर गई थी। फ्लोरा के बच्चों के साथ खेलने में किस पर विश्वास था? फ्लोरा को विश्वास था केवल सोना पर। हेमंत तथा बसंत कौन थे? हेमंत और बसंत लेखिका के पालतू कुत्ते थे। आइए बच्चों लिखित प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। अनाथ मृग शावक को उठाकर ले आए। कौन ले आए थे बच्चों? शिकारी। लेखिका ने शावक को जीवित रखने के लिए खिलाया दूध ग्लूकोज दोनों। स्वामी और सेवक का अंतर नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते? हिरण। लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा से लौटी। कब लौटी थी? वो जुलाई में लौटी थी जब ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शावक अवांछित, छित तो था ही, उसके बचने की आशा धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। कोई छात्रा उसके माथे पर तिलक का बड़ा टीका लगा देती। कोई पूजा के बताशे खिला देती। कुत्ता स्वामी तथा सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के क्रोध के प्रतीक मुद्रा से परिचित रहता है। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपने शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी की छोर मुंह से भर लेती और कभी पीछे झुककर खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसे अनिश्चित जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी ही आ जाती। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। प्रथम लाइन में वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चों? सोना, सोना के लिए किया गया है। लेखिका के बैठे रहने पर सोना क्या करती थी? उनकी साड़ी का छोर मुंह से भर लेती और कभी उनके पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। तो ये उत्तर आप इसमें लिखेंगे। उनके किस कार्यकलाप पर लेखिका को हंसी आ जाती? जब वो उसको डांटती थी तो वह गोल और चकित आंखों से ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। तो ये आपका ग प्रश्न का उत्तर है बच्चों। सोना को किस अभिव्यक्ति के लिए कूदना आवश्यक लगता था? स्नेह की अभिव्यक्ति। तो आप यहां पे लिखेंगे स्नेह की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोना कौन थी? सोना एक हिरण शावक थी। वह महादेवी जी के पास कैसे आई थी? कुछ शिकारी उसे जंगल से ले आए थे। 2-4 दिन तो उन्होंने उसको रखा, फिर उसको उन्होंने लेखिका को दे दिया। सोना अपनी माँ से कैसे बिछड़ गई थी? सोना अपनी माँ से, वो एक नवजात शिशु थी, वह भागने में असमर्थ थी। जब शिकारी आ गए थे तो उसकी माँ उसे बचाने के लिए वहीं रही, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सोना का सोना नाम क्यों मिला? क्योंकि उसका शरीर सुनहरे रंग का था। सुबह के समय सोना के कारण छात्रावास में क्या विशेषता आ गई थी? सब लोग सोना से बहुत प्यार करने लग गए थे। जब वो सुबह आती तो कोई उसको कुमकुम का तिलक लगा देता, कोई उसको बताशे खिला देता। महादेवी जी सोना और खाने के समय सोना क्या करती थी? वह उनके पैरों में आके बैठ जाती थी, उनसे सटकर लगी रहती थी जब तक वे खाना समाप्त नहीं कर लेती थी। फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के हवाले क्यों कर देती थी? क्योंकि उसे पता था सोना उसके बच्चों से बहुत प्यार करती है और उन्हें आघात नहीं पहुंचाएगी।
लेखिका की जुलाई में घर लौटने पर सोना को छोड़कर अन्य सभी पालतू जीवों ने क्या किया? सभी पालतू जीवों ने अपना स्नेह दिखाया। बिल्ली उनके कंधे पर आकर बैठ गई। उनके दोनों ही कुत्ते आकर प्रेम से उनसे लिपट गए, लेकिन सोना की तो मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।